इस विशेष सेशन में, जहां हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के 55 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। पचपन प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। यह प्रश्न सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं है, बल्कि आपके एग्जाम जैसे कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरओआरओ, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी सबके लिए एकदम रिलेवेंट है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पहले के पेपर में आए हैं डायरेक्टली, और कुछ नए पैटर्न पर बेस्ड हैं जिनकी आने की संभावना है। तो इस क्लास का मकसद है आपके सिलेबस को स्ट्रॉन्ग करना, रिवीजन करवाना और एग्जाम के पैटर्न को समझना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? किस वर्ष आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1498। तो 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पर आया था। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नीला जल नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित था, यानी शांत जल के नीति से संबंधित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा द अल्मीड़ा। द अल्मीड़ा यह जो है कि शांत ब्लू वाटर पॉलिसी नीति से संबंधित था। तीसरा प्रश्न है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? मध्यकाल में भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? ये देखिए कई बार पूछा गया है, यूपीपीसीएस में इतनी बार यह पूछा जा चुका है, तो यह वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, पुर्तगीज यानी पुर्तगालियों ने। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? जैसा कि अभी हम सबने देखा कि 1498 में 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। अगला प्रश्न है, पुर्तगीज उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगीज उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अल्मीड़ा, सॉरी अल्मीड़ा। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो कौन था जो वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जमोरिन। जमोरिन ने जो है कि वास्को डी गामा का स्वागत किया था। अब यहाँ पे दिया गया है कि सूची एक सुसंगत कीजिए। यहाँ पे देखिए सूची एक इधर है और सूची दो जो है कि नीचे है। अगर लिखना चाहे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका स्पेन, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका पुर्तगाल, उसके बाद हो जाएगा आपका हालैंड, उसके बाद आ जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। यहाँ पे सूचियों का मिलान करना है। अगर सूची का मिलान करें तो हम देखेंगे कि ए का हो जाएगा दूसरा। वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल से आया था, पुर्तगाली था। उसके बाद कोलंबस जो आया था आपका, वह आया था स्पेन से। इस तरीके से आपका सही उत्तर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। दो एक चार तीन। अब देखिए अगला प्रश्न, भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो था वह पुर्तगाल शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। अगला प्रश्न है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी जब भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ था तो इसमें कौन सा कथन ऐसा है जो सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। यह बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि
क्योंकि पुर्तगालियों के भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग का भी निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क, इस समय वह गवर्नर नहीं था, 1503 में कोचीन में कराया गया था। यह जो है कि सही 1503 में हुआ था कोचीन में। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोचीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कोचीन। किस यूरोपियो ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? किस यूरोपी ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। और इसके बाद जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो था वह था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। वह 1509 में दीव पर अधिकार कर लिया था और अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए थे। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया था। यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाजों से कर भी वसूल लेते थे। यहाँ पे जो है कि यही सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा पुर्तगाली। देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। इसमें कौन सा ऐसा स्थान है जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा हुगली। हुगली जो है कि पुर्तगालियों द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बस्तियों में से एक को पुर्तगालियों द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, वह है हुगली। हुगली। यहाँ पे देखिए पांडिचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक, क्योंकि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी नहीं थी। इसके बाद डेंस और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी दूसरे नंबर पर। इसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की थी। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 में कब्जा कर लिया और 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार केवल कथन ए सही है। इस प्रकार से कथन केवल एक सही है। दूसरी बार जो आए थे वह क्या कहते हैं कि यूरोपीय शक्ति नहीं थी, फ्रांसीसी नहीं थी बल्कि डच थे। अगला प्रश्न है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी से समुद्र लूटपाट के लिए किसने उपयुक्त बनाया था? हुगली को बंगाल की खाड़ी से समुद्र लूटपाट के लिए किसने उपयुक्त बनाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी से समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था पुर्तगालियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? यहाँ पे देखिए कि कौन कलकत्ता का संस्थापक था। इसका सही उत्तर हो जाएगा जाप चौरनाक। जो जाप चौरनाक था वह कलकत्ता का संस्थापक था। यहाँ पे देखिए कलकत्ता किसने बसाया था? कलकत्ता को किसने बसाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जाप चौरनाक। इसने जो है कि कलकत्ता को बसाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वप्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? निम्न में से किस स्थान पर सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी? सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ पे की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा मद्रास। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1600 जो है कि 88
1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। तो 1688 ईस्वी में पहला नगर निगम स्थापन मतलब नगर निगम की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार के लिए संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? यानी भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा डचों ने। डच द्वारा स्थापित किया गया था। क्योंकि देखिए आईएएस की पीटी में 1994 में पूछा गया है यह प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? यहाँ पे देखिए कि 4 कथन दिए गए, इसमें से एक कथन को सही बताना है। तो सबसे पहला है कि डचों ने समुद्र के मार्ग से भारत आने वाले सर्वप्रथम थे। बिल्कुल कथन। तो देखिए यहाँ पे दूसरा कथन कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक काल में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। यह कथन बिल्कुल सही है। फोर्ट विलियम का निर्माण किया। तीसरा है कि आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था, बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। गलत है, गलत है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए क्या है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? यानी कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी सफल क्यों हो गई, इसका कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा डी। यहाँ पे देखिए क्यों, क्योंकि भारत में शक्तिशाली शासक वर्ग नहीं था। बिल्कुल सही है। अंग्रेजों की तोपों को भारतीय प्रतिष्ठा मिला तथा उनके पास अनुशासित सेना थी। सही बात है। भारतीय सैनिकों ने विदेशी सैनिकों का अभाव था, जिसे फोर्ट्स को जीत लेना उन्हें अच्छा लगता था, अपनी सेवा में लगाना अच्छा लगता था। फोर्ट्स मतलब किला। उपयुक्त तीनों कथन जो है सही है, इसलिए जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी सफल हो गई भारत में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का सर्वप्रथम अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? यानी ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का प्रथम अधिकार पत्र मिला था, किसे अधिकार पत्र दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लिवेंट कंपनी। लिवेंट कंपनी। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू दी ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। 1702 ईस्वी में इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया था, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी। 1799 में दोनों कंपनियों ने मिलकर एक नए नाम यूनाइटेड यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंडिया ट्रेडिंग टू दी ईस्ट इंडियज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगी। यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। इसका सही हो जाएगा लिवेंट कंपनी। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय जो है कि भारत गठन कर गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन शासक था? यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उस समय भारत में कौन शासन कर रहा था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अकबर। उस टाइम अकबर का शासन काल था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के काल में इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? किस मुगल शासक के काल में इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जहांगीर। जहांगीर के काल में। अगला प्रश्न है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, सूरत में।
अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1613 में सूरत में स्थापित की थी। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासकों के पूर्व चूलिया शासक मद्रास में कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित किया था? चूलिया शासक मद्रास में कहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भरूच। भरूच में। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरत में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली स्वाली के स्थान पर हराया था? स्वाली के स्थान पर हराया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉमस वेस्ट। थॉमस वेस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने, वह कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका थॉमस वेस्ट। थॉमस वेस्ट जो अधिकारी था, यह पुर्तगालियों को हराया था स्वाली नामक स्थान पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो सबसे पहले कौन सी यूरोपीय व्यापारी कंपनी थी जिसने सूरत में अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अंग्रेजों ने, बी। अंग्रेजों ने सबसे पहला कारखाना सूरत में खोला था 1613 में। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1613 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना यानी व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति दी गई थी? जैसा कि अभी हम सबने देखा कि सूरत में। यहाँ पे देखिए आईएएस के पीटी 2006 में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ स्थित थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सूरत। सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया था, बाद में यह बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया गया था। बाद में जो है कि बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई किसने लिया था? किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई किससे लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, पुर्तगालियों से, बी। पुर्तगालियों से बंबई लिया गया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बंबई उपहार स्वरूप मिला था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। इसलिए जो है कि यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगालियों से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष नवाब ने पराजित कर अंग्रेजों को इलाहाबाद सौंपा था? किस वर्ष जो है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष, यहाँ पे देखिए प्रयागराज हो जाएगा। यहाँ पे किस वर्ष जो है कि प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? किस वर्ष जो है कि अंग्रेजों को इलाहाबाद सौंपा गया था? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 1797। 1797। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। देखिए आरओ में पूछा गया है 2021 में।
अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा बंधक व निंदित किया गया था, यानी किसको जो है कि हटाया गया था सही तरीके से देखा जाए तो। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, सर निकोलस वेट को। यहाँ पे देखिए एमपीपीएससी में पूछा गया 2008 में। यहाँ पे क्या हुआ था, कि बंबई के जो अंग्रेज गवर्नर चार्ल्स चाइल्ड ने 1688 में बंबई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बादशाहों का घेरा डाला। उसके बाद क्या हुआ, मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और उसे माफी मांगनी पड़ी। तो इन्हें जो है कि इन्होंने काम ऐसा किया था, इसलिए इन्हें जो है कि निकाल दिया गया था। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था, यानी कि कर्नाटक का जो युद्ध था वह किनके बीच हुआ था। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो है कि कर्नाटक का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, युद्ध दिया गया है, उसके बाद मिलान करना है। यहाँ पे देखिए समझते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ जो है कि वो हुआ था, शांत मतलब संधि के साथ संपन्न हुआ था, यानी खत्म हुआ था। तो ये हो जाएगा यक्षला सापेल की संधि जब हुई थी, तो जो है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। पेरिस की संधि जो है की हुई थी, सॉरी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये अनिर्णायक रहा था। उसके बाद जो है कि यहाँ पे देखिए तृतीय में क्या हुआ था, तृतीय जो हुआ था तो यहाँ पेरिस की संधि हुई थी, और प्रथम मैसूर युद्ध जब हुआ था तो यहाँ पे ब्रिटिशों की हार हो गई थी, इसीलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1324। 1324। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सही जो है कि सुसंगत नहीं। यहाँ पे देखिए युद्ध दिया गया है और यहाँ पे इनका जो है कि कार्यकाल दिया गया है, कब हुआ था। तो यहाँ पे देखिए इसमें से पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कि इसमें कौन सा युद्ध सही नहीं है। यहाँ पे देखिए बी जो है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो है 49 और 54 में हुआ था, 1749 और 54 के बीच में हुआ था। यहाँ पे देखिए गलत डेटा दिया गया है, इसलिए जो है कि कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 और 54 के बीच में हुआ था, और कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-48, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 58-63 और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, जो कि गलत है, यहाँ पे गलत पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसके भूभाग अधिग्रहण करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के साम्राज्य में भाग लेने की नीति अपनाई गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, डुप्ले। यहाँ पे हो जाएगा डुप्ले। यहाँ पे जो है कि गलती से टाइप नहीं हो पाया है, यहाँ पे डुप्ले सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया था। तो किस स्थान पर फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरत में। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ स्थापित हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ स्थापित हुई थी, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, किसके मतलब शासनकाल में हुई थी, तो लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी स्थापित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में फ्रांसीसी कंपनी का मुख्यालय माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में फ्रांसीसी कंपनी का मुख्यालय माना जाता है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, काल्बर्ट। हो जाएगा लॉरेंस। अगला प्रश्न है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? बंगाल में जो है कि सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया गया था, तो किस जगह पर किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर सही हो जाएगा सी, हुगली। अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष अपनी फैक्ट्री जो है कि पटना में स्थापित की? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1632। तो डचों ने 1632 ईस्वी में पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, कि बीपीएससी में पूछा गया था 2019 में यह प्रश्न। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी दक्षिण में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों? यानी फ्रांसीसी दक्षिण में अपनी जो है कि शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, इसका क्या कारण था? इसका कारण क्या था जिससे वह असफल रहे? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, जो कि अंग्रेजों की शक्ति फ्रांसीसियों से अधिक थी, इसलिए जो है कि दक्षिण में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल हो गए फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, यूरोपीय शक्तियों ने भारत में व्यापार में सबसे पहले कौन यानी प्रवेश किया था? इस तरीके से कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो अगर देखा जाए, अगर इस तरीके से सबसे पहले कौन आया था, तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली पहले स्थान पे, उसके बाद आए थे डच दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे आए थे अंग्रेज, उसके बाद चौथे पर फ्रांसीसी, यानी कि हो जाएगा आपका 1 2 3 4, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी ये चौथे स्थान पर है, बी। 4 2 1 3, सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद आए थे डच, उसके बाद आए थे अंग्रेज, उसके बाद आए थे फ्रांसीसी। इस तरीके से सही कालानुक्रम हो गया 4 2 1 3। यहाँ पे देखिए, मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 के साथ। सूचियों के अंत में दिए गए कूट का सही प्रयोग करके उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि जो पांडिचेरी, यहाँ पे देखिए 4 चीजें दी गई हैं, 4 स्थान दिए गए हैं। यहाँ पे जो है कि टाइप करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे देखिए होना चाहिए डच, यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंच, यहाँ पे आपका हो जाएगा पुर्तगीज, लास्ट में हो जाएगा बेनिसिया डेंस। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सही मिलान कीजिए, यहाँ पे सही मिलान करना है। तो पांडिचेरी जो है कि फ्रेंच से संबंधित है, एक का दूसरा। उसके बाद गोवा जो है पुर्तगीज से संबंधित है। उसके बाद जो ट्रांकेन बार है वह डेंस से संबंधित है। उसके बाद सद्रास जो है वह डचो से संबंधित है। तो इस तरीके आपका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ए, 2 3 4 1, 2 3 4 1। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, उस क्षेत्र को पहचान करें जहां पे यूरोपीय शक्तियों ने सर्वाधिक सोरा और अफीम प्राप्त किया था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां पर यूरोपीय शक्तियों ने सर्वाधिक सोरा और अफीम जो है कि प्राप्त किया था या फिर वहां पे होता था, वह कौन सा स्थान था? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बिहार। बिहार। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी उत्पादकता हेतु प्रसिद्ध था? यानी अंग्रेजों के शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी उत्पादकता हेतु प्रसिद्ध था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार, अपनी उत्पादकता हेतु प्रसिद्ध था बिहार।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्र यानी स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापार के क्षेत्र में सबसे अंत में आया था? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापार के क्षेत्र में सबसे अंत में कौन आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी। यह सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी। यहाँ पे देखिए आईएएस के प्रीलिम्स में 2007 में यह प्रश्न पूछा गया है, अंत में आया था, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो कौन कौन से स्थान थे जहां पे जो है कि डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे, किस किस स्थान पर? तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नागपट्टनम, विष्णुपुर, मछलीपट्टनम, यह सही है। सूरत, बुरहानपुर, आगरा, यह भी सही है। कोचीन, अहमदाबाद, पटना, यह भी सही है। यहाँ पे हो जाएगा उपर्युक्त सभी। यहाँ पे जितने स्थान है सारे स्थानों पर डचों ने अपना जो है कि व्यापारिक अड्डा स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपके सामने कि भूमि के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा है कि भूमि को चिन्हित लोगों को उद्योग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। यहाँ पे देखिए अंग्रेजों की देन थी। क्या अंग्रेजों की देन थी? यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा कि कोई भी नहीं। अंग्रेजों की देन यहाँ पे पूछा गया है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कोई भी नहीं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आईएएस के पीटी 2012 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। यह जो है कि शेरशाह सूरी के द्वारा किया जा चुका था। उसके बाद क्या है कि भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन है। यह जो है कि लाल मिर्च और तंबाकू की खेती यह जो है कि पुर्तगालियों की देन है। यह जो है कि पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई थी, यह पुर्तगालियों की देन है। यह आपका बिल्कुल जो है कि यह जो है कि शाहजहां, शेरशाह सूरी और अकबर के शासनकाल में यह बात हुई थी। उसके बाद जो है कि क्या हुआ था कि यहाँ पे देखिए लाल मिर्च और तंबाकू जो है पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल से ही था। यहाँ पे देखिए चलती फिरती तोपों का प्रचलन जो था वह मुगल काल से ही था, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी है कि कंपनी एक व्यापारी है परंतु वह उन वायसराय का भार नहीं सह सकती जहां सत्ता बंधन के साथ हो। किसकी है? यानी यह कथन किसका है? यहाँ पे देखिए जो कहा गया है यह कथन किसका है? यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह कथन है आपका मैकाले का। टाइप करने में मिस्टेक हो गया है तो यह कथन आपका मैकाले को हो जाए, इसे आप याद रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले, टीबी मैकाले, सॉरी टीबी मैकाले। अगला प्रश्न है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यक्सला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। क्यों? क्योंकि यह प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति से संबंधित है। दूसरा अंग्रेजों को मद्रास से पुनः प्राप्त हुआ था।
यहाँ पे देखिए कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। इसीलिए कथन दोनों सही है। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला और सबसे लास्ट प्रश्न। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यहाँ पे कहा गया अंग्रेजों की सफलता क्यों हुई और फ्रांसीसियों की असफलता क्यों हुई, इसके पीछे का कारण क्या था? उसका इसके पीछे का क्या कारण था, तो देखते हैं हम। अंग्रेजों को बंगाल प्रदेश से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, यह बिल्कुल सही बात है। अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, यह भी सही बात है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। तो यहाँ पे देखिए अंग्रेजों ने भारत की सफलता के कई कारण थे, जिसमें अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत थी, बंगाल पर नियंत्रण और अपार जनधन की प्राप्ति, कंपनी की विभिन्न इकाइयों में समन्वय, योग्य नेतृत्व आदि थे। तो इस तरीके से जो है कि हमारा यह लास्ट प्रश्न है। तो बहुत बढ़िया बच्चों, आज के 55 प्लस एमसीक्यू से आपने सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज नहीं की, बल्कि क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच भी सीखे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन प्रश्न को एक बार खुद से लिखकर रिवाइज जरूर करें। जहां कंफ्यूजन हो वहां एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक का रेफरेंस ले सकते हैं। जहां पे आपको कंफ्यूजन हो वहां से एनसीईआरटी और कोई जैसे स्टैंडर्ड बुक हो वहां से रेफरेंस ले सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे भी पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही एमसीक्यू सेशन हम एंशिएंट, मिडविल या पॉलिटी जियोग्राफी पर भी लाएं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर क्लास पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अब अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।